हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में पेपर 2 यानी कि सीसैट की बेहतर समझ के लिए और सीसैट क्वालिफाइंग करने की आपकी यहाँ पर समस्या का समाधान करने के लिए मैं आप सभी के लिए यहाँ पर इस सीरीज को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। सीसैट में देखा जाए तो यदि ऐसे अभ्यर्थी जो कि खासकर मैथ और रीजनिंग जिनकी कमज़ोर है और वो अभ्यर्थी सीसैट को कैसे क्वालिफाई करें, तो वहाँ पर हम कुछ विशेष टॉपिक को इसमें कवर करेंगे, जिनके माध्यम से यदि आप जैसे कि हिंदी हो गई, कंप्रिहेंशन हो गया और अंतर्वैयक्तिक क्षमता, निर्णय समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आप इन टॉपिक्स पर एक बेहतर पकड़ बना लें तो यहाँ पर से इन्हीं से मिला करके कम से कम आपको 50 क्वेश्चन आते हैं। और 50 क्वेश्चन अगर आप इन 50 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं, 50 से आपको हमें यहाँ पे 33% एक मार्क्स लाना है, तो अगर 50% को अगर हम टारगेट करके चलें तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई यानी कि सीसैट का पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य के तहत मेरे द्वारा यहाँ पर इन्हीं टॉपिक्स पर एक बेहतर समझ की स्थिति को विकसित करने के लिए पिछले साल जो भी क्वेश्चन यहाँ पर सीसैट में इन टॉपिक से पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे सॉल्व किया जाता है, खासकर प्रश्न कैसे आ रहे हैं और उनकी बेहतर एक समझ के साथ साथ आपकी यहाँ पर नॉलेज को गेन करना है और इसके माध्यम से आपको सीसैट क्वालिफाई कराना है। और इसी कड़ी में ये पहला वीडियो है। आज हम यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक क्षमता को लेकर के यहाँ पर 2012 के पेपर से लेकर के 2023 तक के पेपर में क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए उनका हम क्रमवार यहाँ पर इसको स्टडी करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ करके सीसैट को अब आसान तरीके से हल करने को और यहाँ पर इस पर पकड़ बनाने के लिए आप मेरे साथ यहाँ पर तैयारी कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सीसैट को लेकर के आपको कुछ मेथड्स भी इसमें बताए जाएंगे, साथ ही पे क्वेश्चन और उसको सॉल्व के यहाँ पे साथ साथ आंसर भी आपको बताए जाएंगे। तो आपको बस यहाँ पर चीज़ों को सीखना है। हो सके तो एक पेपर पेन कॉपी भी ले लिए, उसको हाईलाइट कर लिए, उसके की पॉइंट भी साथ साथ आप बनाते चल सकते हैं कि टॉपिक वाइज यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, समझनी है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आपको जो इनपुट्स बताए जाए उनको भी आप यहाँ पर ध्यान रखते चलिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस के सीसैट के पेपर में ये देखिए करीब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2012 से लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 तक के क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पे सीसैट में से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम यहाँ पर हल करेंगे वर्षवार। यहाँ पर सबसे पहले देखिए सीसैट का जो 2000 यहाँ पे देखिए 12 का जो पेपर है, इसमें हम जो पहला टॉपिक यहाँ पे ले रहे हैं, देखिए 5 से 6 टॉपिक को ही मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश को हटा करके हम यहाँ पे बाकी टॉपिक्स को यहाँ पर सबसे पहले कवर करते हैं, क्योंकि अगर आप इन विषय में कमजोर हैं तो भी सीसैट क्वालिफाई किया जा सकता है, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी कुछ अदर टॉपिक्स पे। जैसे एक टॉपिक इसमें आता है अंतर्वैयक्तिक एवं संचार कौशल, यानी कि एक इंटरपर्सनल जो स्किल होती है, कम्युनिकेशन जो स्किल होती है, उससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछाते हैं और उनको सॉल्व करने का एक तरीका क्या है। सबसे पहले देखिए, आइए इन प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है, अगर इंग्लिश के भी अभ्यर्थी हैं तो आप यहाँ पे इन क्वेश्चन को देख सकते हैं, समझते चलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, अब यहां पे दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कहता है बीजों को बोने से पहले फफूंद रोधी में भिगो देना चाहिए, और दूसरा कहता है बिना फफूंद रोधी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होता है। ठीक है, कहता है कि बीज को यहां पर कहा फफूंद रोधी में, यहां पर यानी कि एक ट्रीटेड विद यहाँ पे फिंजिसाइड बिफोर स्वेइंग आपको इसमें करना चाहिए, और उसके बाद विभिन्न, अगर आप इसमें नहीं भिगोते हैं तो आपके जो बीज होते हैं उसमें अंकुरण नहीं होता है, ये कहता है। ठीक है, आप इसे समझे। अब इसमें यहाँ पे क्या कहता है, नीचे कथन दिया गया है, कहता है ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर यहाँ पर देखा जाए तो दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है, आर सही है, ए सही है, आर गलत है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या बीजों को हम फफूंद रोधी में भिगोए, और अगर मान लीजिए नहीं भिगोते हैं तो क्या अंकुरण नहीं होता है बीजों में, क्या ऐसा संभव है? बस इस मतलब को समझेंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें इस क्वेश्चन को हल करने के लिए बस आपको तर्क क्या लगाना था, क्या बीजों को फफूंद रोधी में भीना, और दूसरा जो तथ्य है कि उनका अंकुरण की स्थिति, बस इतनी आपकी अगर समझ है इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पे जो व्याख्या दी गई है, पहले व्याख्या देख लेते हैं फिर समझते हैं। इसमें कहा गया
कि यहाँ पे देखिए जो आंसर है डी है, कहते हैं कि ए सही है किंतु यहाँ पर आर गलत है। ठीक है, कभी भी हमने ये बीजों का अंकुरण को लेकर के आप चने इत्यादि को गीले कह सकते हैं, उसको चना इत्यादि है उसको आप भिगो दीजिए। अब भिगोने के बाद उसे आप गीले कपड़े में अगर आप रख देते हैं तो वो अंकुरित हो जाता है। उसे जरूरी नहीं कि हम फफूंद रोधी में भिगोएं तभी अंकुरण होता है, वो ऐसे भी अंकुरण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बीजों को बोने से पहले फफूंद रोधी में भिगो देना चाहिए, कथन ये देखा जाए आपको सत्य है। जबकि दिया गया कारण कि फफूंद रोधी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होता है, असत्य है, क्योंकि बीजों के अंकुरण के लिए फफूंद रोधी भिगोने की कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, एक चीज यहां पर सही है कि देखिए आप बीजों को फफूंद रोधी में भिगो देते हैं तो उसमें फफूंद नहीं लगती है और आपकी फसल यहां पे अच्छी होती है। लेकिन अगर ये आप कहते हैं कि फफूंद में नहीं भिगोएंगे और आपकी अंकुरण ही नहीं होगा तो ये गलत है। देखिए अंकुरित होगा, हाँ उसमें हो सकता है आगे चल के फफूंद लग जाए क्योंकि आपने फफूंद रोधी का इस्तेमाल नहीं किया और वो आपको खराब हो सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया यहाँ पे गलत होगी कि वहां पे अंकुरण नहीं होगा। ठीक है, तो हमें बेसिक देखिए नॉलेज इसमें क्या है, एक बेसिक नॉलेज है। एक अगर आप जो कथन है कारण है उसमें थोड़ा सा तर्क लगाते हैं इसे समझ सकती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन एग्जाम पूछा था, बहुत टफ इत्यादि आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। दूसरा आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं, धीरे जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना उनको यहाँ पे एक समझ ऑटोमेटिक आपकी बनती जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं, इसका निष्कर्ष क्या होता है। पहला कि विद्यार्थी बौद्धिकता से प्रभावित होते हैं। दूसरा विद्यार्थी अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं। विद्यार्थियों का अधिकांश समय स्कूल में बीतता है। अब यहां पे देखिए तो इन विकल्पों में से कौन से निष्कर्ष सही हैं। ए कहता है केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही हैं, एक और तीन यहाँ पे कथन में सही है, या एक दो तीन यहाँ पे तीनों सही हैं। तो देखिए यहाँ पर अब मोस्टली क्या होता है, कोई भी अभ्यर्थी या आप कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी है वो किसी शिक्षक से प्रभावित कब होता है, या तो उसकी नॉलेज से, ठीक है, बेसिकली ज्ञान से। आप जो पढ़ने आया है विद्यार्थी, अगर वहाँ पे सामने वाला जो टीचर है उसके प्रश्नों को, उसकी उत्सुकता को, या जो भी क्वेश्चन है, टॉपिक है या बुक्स में कॉन्सेप्ट हैं, अगर वो उसे सही तरीके से समझा नहीं पाता है तो विद्यार्थी उससे कनेक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर उसकी उत्सुकता का, समस्या का समाधान हो जाता है, उसे संतुष्ट हो जाता है, उसके पास नॉलेज इतनी है, तो पहली चीज़ हमेशा यहाँ पर जो आपको विद्यार्थी जो प्रभावित होता है शिक्षक से, उसकी नॉलेज से। दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे कई बार जो विद्यार्थी होता है वो आपको जब किसी से प्रभावित होते हैं ना, उनकी कार्यशैली से, उनकी जीवन शैली से, उनके पढ़ाने के तरीके से, तो वो क्या होता है, उसको अपना आदर्श भी मानते हैं कि शिक्षक हमें कुछ कभी गलत नहीं बताएंगे। कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं, जैसे छोटे बच्चों को अगर आप देखें, स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं, ठीक है, स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। सम टाइम मान लीजिए कभी कुछ गलत हो गया, ठीक है, टीचर ने कुछ गलत बता दिया, इंटरप्रेट कर दिया, कुछ भी ऐसा, और वही बच्चा जब घर में आता है, अगर माता पिता ने उसे देखा कि कुछ गलत पढ़ रहा है तो वो उसे सही करते हैं कि बेटा ऐसा नहीं होता है, ऐसे होता है। लेकिन वहां पे बच्चा कहता है नहीं, मेरे सर ने बताया, मेरी मैम ने बताया, ये सही है, ऐसे ही होगा। तो रीजन क्या होता है कि बच्चा अपने टीचर की बात को, अपने आदर्श को, या कह सकते हैं उसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, और ये भी चीज यहाँ पर एकदम सही बैठती है। तो पहली दो बातें यहाँ पे सही हैं। विद्यार्थियों का अधिकांश समय स्कूल में बीतता है इसलिए वो ऐसा यहाँ पे करते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि जो विद्यार्थी है वो हर एक टीचर से प्रभावित हो जाएगा या हर एक टीचर को अपना आदर्श मानता है, क्योंकि ज्यादा समय तो स्कूल रहते हुए भी वो हर एक टीचर से यहाँ पे प्रभावित नहीं होता, वो किसी किसी टीचर से ही प्रभावित होते हैं। तो ये तर्क यहाँ पे देना कि ज्यादातर समय स्कूल में, क्योंकि ज्यादातर समय स्कूल में रहता है तो इसका मतलब तो वो सभी से प्रभावित होना चाहिए, जितने टीचर हैं सबसे होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो डिफरेंशिएट यहाँ पे जो होता है वो बेसिक उनका नॉलेज होती है, उनको आदर्श मानते हैं, उनसे जब प्रभावित होते हैं, ये बेसिक जो फंड है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 यहाँ पे सही है, तीसरा नहीं, ठीक है, बी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। संप्रेषण को लेकर देखिए, जो कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण यानी कि जिसको हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन यहाँ पे कहते हैं, संप्रेषण में किस का नियम प्रयुक्त होता है। अब किस यहाँ पर देखिए, किसका अपना एक फॉर्म है, अलग तरीके से नहीं लेना है। किसको हम क्या कहते हैं, कीप इट स्टाइलिश एंड सब्टल। दूसरा कहता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तीसरा है कीप इट सिंसियर एंड सीक्रेट।
चौथा है कीप इट सेफ एंड शेडेड। देखिए इसी तरह की चीजें आपको जब संप्रेषण के बारे में जब पढ़ेंगे तभी इसे पता होगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा नॉलेज या कम्युनिकेशन स्किल को लेकर के आपकी थोड़ी सी नॉलेज स्टडी से आती है। तो संप्रेषण जो किसका यहाँ पर आपको मतलब होता है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, यानी कि चीजों को छोटा रखे, आसान रखे। जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं ना, तो और अपनी बातें अगर आपको किसी को समझानी है या किसी चीज का जवाब देना है, लोग आपसे प्रभावित हों, आपकी बातों को सुने, तो बहुत अच्छी चीज होती है। कहते हैं ना कि जो लोग कम बोलते हैं लेकिन सटीक बोलते हैं, उससे लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। वो कुछ ऐसा ही है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, यानी कि चीजों को सामने ऐसे आप प्रेजेंट करो कि थोड़ी सी बात अपनी बातों से आप अपनी पूरी बात कह सकें, और बातों को ऐसे भाषा का प्रयोग मत कर दीजिए सामने वाले के समक्ष कि वहां पर उसके सर के ऊपर से निकल जाए। यानी कि कोई भी बात करनी है आसान शब्दों में कहिए, आसान भाषा में कहिए, और सामने वाले के स्तर को समझ के कहिए। ऐसा भी मत कहिए कि वहां पे सामने वाले को समझ में नहीं। यानी कि दो चीजें होती हैं, लाइक आप किसी लैंग्वेज की हम बात करें, संप्रेषण क्या है, लैंग्वेज भी संप्रेषण का एक माध्यम होती है। मान लीजिए सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपको हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं है, आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, उसने आपसे कुछ पूछा और आपने उसे हिंदी बता दी, ठीक है। अब सामने वाले को समझ नहीं आया, चाहे आपने जितनी भी आसान भाषा में समझाया, या फिर सामने वाले ने कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछा जिसका एक सीधा सा जवाब हो सकता है, अब आपने पहले उसको पूरा एक्सप्लेन किया फिर जाके उसको आंसर दिया, ठीक है। तो तरीका क्या होता है, गलत होता है। तो चीजों को हमेशा क्या है, संप्रेषण के संदर्भ में जो किसका मतलब होता है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है। पहला है ऊब, दूसरा है अधीरता, तीसरा अविश्वास और चौथा है चिढ़। त्योरियां चढ़ाना बेसिकली आप किसी बात को लेकर सामने वाले ने कोई ऐसी बात कही जिससे आप थोड़ा सा गुस्सा हो गए, ठीक है, और उस व्यक्ति को उस असहमति अपनी व्यक्त करना चाहते हैं कि जो तुम कह रहे हो उससे मैं सहमत नहीं हूं, और थोड़ा गुस्से में से उस चीज को, तो वहां पर उसको त्योरियां चढ़ाना कहते हैं बेसिकली। तो यहां पर इस स्थिति को अगर हम देखें तो यहां पर कौन सा निकल के आता है, चिढ़, एनॉयिंग, कि आप वो सामने वाला आपकी बातों से परेशान हो गया है कि यार क्या नाप शराब बोले जा रहा है, ठीक है, फालतू की चीजें। तो वहां पे आपको इस तरह के जो शब्द होते हैं, त्योरी चढ़ाने का एक नकारात्मक संकेत, किसी व्यक्ति को पसंद ना करना या उससे चिढ़ होना, उसकी बातों से चिढ़ होना, उसके कार्य व्यवहार शैली से चिढ़ होना, किसी भी चीज से हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी यहां पर अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं होती है, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल इसमें से कौन सी नहीं है। पहला, नाम मात्र का अध्यक्ष, नेता, संपर्क या मालिक या बॉस। तो यहां पर देखिए जो टर्म हम अंतर्वैयक्तिक भूमिका के अंतर्गत नहीं आती है वो होती है बॉस या मालिक। और ऐसा क्यों होता है, देखिए इसका अपने तर्क दिया जाता है कि जो मालिक होता है उसकी अंतर्वैयक्तिक कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। वो क्या होते हैं, एक सीधा सा ऑर्डर देने वाला व्यक्ति होता है, सामने वाले को एक ऑर्डर देता है कि ये काम आपको करना है, वहां पे सामने वाले को समझना बुझना उस हिसाब से काम करना नहीं होता है। लेकिन अगर हम देखें कोई भी अध्यक्ष है तो सामने वाले उससे सहमत है, असहमत है, कि बातों को सुनते हैं, वो उसे पसंद करते हैं, ठीक है। इस तरह नेता होता है, सबको लेकर चलता है, यहाँ पर संपर्क के माध्यम से एक दूसरे के बातों को हम यहाँ पे समझते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। लेकिन बॉस या इस तरह की भूमिका वहां पर ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आपको 5वें का जो आंसर है मालिक या बॉस। इसी तरीके से छठा क्वेश्चन यहां पे देखिए, छठा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो वैयक्तिक संकेत है किसी को समझने के लिए, किसी की बातों को कहने के लिए, एक संप्रेषण कौशल के संदर्भ में, कम्युनिकेशन स्किल के संदर्भ में काफी चीजें यहां पर प्रयुक्त होती हैं। अब इसमें कुछ टर्म दिया गया कि कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस यानी अत्यधिक विश्वास, टेकिंग टाइम टू थिंक चिंतन के लिए समय लेना, या रिलैक्सेशन यानी कि विश्रांति। अब यहाँ पे इस शब्द को समझना जरूरी है कि धनात्मक वैयक्तिक संकेत क्या होते हैं और इसमें कौन से आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत होता है। देखिए जब हम किसी की बात को सुनते हैं, जब हम कहते हैं किसी की बातों के संदर्भ में यहाँ पर चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं, ध्यान से सुनते हैं, चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं, और सुनने के दौरान क्या होती है ना कि आपकी स्थिति कैसी है, दो तरीके हो सकती है। या तो आप धनात्मक संकेतक आपको सामने से मिलता है कि हाँ सामने वाला आपकी बातों पे गौर कर रहा है कि नहीं, ठीक है, रिस्पॉन्स उसका कैसा है। और दूसरा होता है नकारात्मक, होता है कि वो इग्नोर कर रहा है, वो ऊब रहा है, वो जा रहा है। जैसे कि
जब लोग आपकी बातों को सुनते हैं तो सामने वाले की जो होता है आपको फोकस होता है आपके ऊपर होता है, आप क्या कह रहे हैं, और हर एक बातों के की पॉइंट्स पर नोट करता है और साथ से अपना नोट करता है, सिर हिलाता है बातें, या फिर वहाँ पे हाँ कहता है, या बीच बीच में अपनी थोड़े से वहाँ पे अपनी बातों को करता भी रहता है और एकाग्र तरीके से आपको सुनता है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति आपकी बातें नहीं सुन रहा होता है, ठीक है, जहाँ पे हम कहते हैं कि कोई भी एक व्यक्तिगत रूप से आप एक दूसरे के साथ यहाँ पे हैं, बातचीत चल रही है, तो जो व्यक्ति अगर आपकी बातों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहते हैं, वो क्या करते हैं, लाइक बीच में कभी घड़ी देखना या फिर इधर उधर देखना या फिर थोड़ा सा हाथ बांध के खड़े हो जाना, जैसे अलग अलग यहाँ पे प्रवृत्तियाँ लोग अपनाते हैं कि सामने वाले को इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे जब हम इस तरह की धनात्मकता की कोई बात करते हैं कि क्या आगे झुकना या फिर लोग झुक के थोड़ा सा खड़े रहते हैं, हाँ क्या कह रहे हैं सुनते रहते हैं, तो वो एक एकाग्रता से चीज़ों को सुनने की एक प्रकृति को हम यहाँ पे एक धनात्मक व्यक्तिगत संकेत के रूप में से लेते हैं। अगर आपने कह दिया कि भाई रिलैक्सेशन हो के इसे आराम से सोचेंगे, आप जो बातें कह रही हैं ठीक है, अभी मुझे थोड़ा समय चाहिए, चिंतन के लिए मुझे समय चाहिए, इस तरह की जो अगर आप बातें सामने वाला कह रहा है तो मतलब वो आपकी बातों को लेकर उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है जितना वहां पर आपको मिलना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं धनात्मक व्यक्तिगत संकेतक एकाग्रता व्यक्त करता है और इसमें श्रोता के द्वारा वक्ता की बात में रुचि और उसकी एकाग्रता का यहाँ पे प्रदर्शन करता है, जो कि हमने यहाँ पे समझा। अगला जो क्वेश्चन यहां पे देखिए 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की बाधाओं में गृहीता की कमजोरी होती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिसीवर्स वीकनेस टाइप्स ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन, अस्पष्टता, शब्दाडंबर, या फिर हम कहें कि पूर्वाग्रह, या फिर हम कहें कि समय। तो देखिए मोस्टली क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं जब आप किसी से बातचीत करते हैं, ठीक है। आपको जब बातचीत आप करने जाते हैं तो बहुत तरीके के लोग आपसे मिलते हैं, अब बहुत तरीके के लोगों ने आपने जैसे कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जैसे कि मैं पढ़ाने जाता हूँ कई बार, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उन स्टूडेंट्स में एक प्रकृति देखने को मिलती है। कुछ लोग पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर के पहले से एक सोच होती है या पहले से कुछ पढ़कर आए होते हैं, और जब कोई चीज़ एक्सप्लेन की जा रही होती है तो वो जो पहले से पढ़ कर आए हुए हैं, ठीक है, वो उसी पे रिजल्ट रह जाते हैं, वो उसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, ना कि सामने जो चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है उसको समझने का प्रयास करते हैं। और इस संदर्भ में क्या होता है कि वो आपकी बातों को नहीं सुन रहे होते हैं, आपकी बताई गई चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि सिर्फ उसी पर यहाँ पर उनका फोकस रहता है जो कि वो चीज़ पढ़ कर आए हुए। तो एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होना किसी चीज़ को लेकर के, कई चीज़ हो सकती हैं, कई अलग अलग मेथड भी हो सकते हैं, कई अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। इसमें लोग किसी चीज़ को लेकर के, धर्म को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, नॉलेज को लेकर के, किसी विषय को लेकर, किसी वस्तु को लेकर के एक पूर्वाग्रह रह सकते हैं, और सामने वाला अगर कुछ भी एक्सप्लेन करना चाहे, तर्क वितर्क करना चाहे, तो वो आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, सिर्फ वो वही चीज़ को स्वीकार करते हैं जो उन्होंने पहले वहाँ पर पढ़ रखा है, सुन रखा है, या किसी चीज़ से अगर वो प्रभावित हो रहे हैं, अगर आप उसको तार्किक रूप से उन्हें समझाना भी चाहेंगे तो भी वहाँ पर वो उसे समझेंगे नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह से यहाँ पर ग्रसित है तो आपकी बाधाओं को वहाँ पे नहीं, आपकी मतलब बातों को नहीं सुनता है। और जब ऐसा होता है, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो कम्युनिकेशन स्किल जो होती है, क्षमता जो होती है, या स्तर जो होता है, वो बहुत नगण्य होता है, या फिर ना के बराबर होता है, या वो अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे संप्रेषण की जो बाधाएं होती हैं उसमें पूर्वाग्रह से ग्रसित होना ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर होती है। इसके अलावा समय की बाधाएं, स्पष्टता, शब्दाडंबर, प्रेषक की कमजोरी से भी यहाँ पर आपको ये सारी चीज संबंधित होती हैं। पूर्वाग्रह होने से ग्रहिता प्रेषक की बातों को समझ पाने में मूलतः असफल होते हैं कि ध्यान ही नहीं दोगे तो समझोगे क्या, मोस्टली यही होता है। तो आंसर हो जाता है पूर्वाग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें क्या क्या गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि अंतरवैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतरवैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित रहते हैं। दूसरा, ऐसी भूमिकाएं अधिकार और संस्थिति प्रत्यक्षता यहां पर जुड़ी होती हैं। निम्नलिखित कूटों में से अपना उत्तर चुनिए। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है किंतु आर सही है, या ए सही है किंतु आर गलत है। ए बी सी डी में से यहाँ पर कौन सा आंसर इसका सही होगा, ठीक है। इंग्लिश में देख लें, इंटरपर्सनल रोल रिलेट टू ए पर्सन बिहेवियर देन फोकस्ड ऑन इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट। रीजन, सच रोल्स आर डिराइव्ड
डायरेक्टली फ्रॉम द अथॉरिटीज एंड स्टेटस। तो यहाँ पे देखिए जो इंटरपर्सनल स्किल होती है वो क्या एक दूसरे के व्यक्ति के व्यवहारों से संबंधित होती है और ऐसी भूमिका अधिकार और संस्कृति प्रत्यक्ष दूसरे से जुड़ी होती हैं। और इसको समझने के संदर्भ में देखिए इंटरपर्सनल स्किल मोस्टली जब दो व्यक्तियों के मध्य जो होता है वहां पर हम देखते हैं तो कई स्तरगत भी होता है। कलीग्स के स्तर पे आप अलग तरीके से देखेंगे, बॉस और यहाँ पर आपको कलीग्स के स्तर पे अलग तरीके से देखोगे, दोस्तों के मध्य अलग तरीके से देखते हैं, फैमिली के मध्य अलग तरीके से होता है स्किल जो कम्युनिकेशन होता है, जो इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, जो एक दूसरे के साथ व्यवहार होता है। और ये यहाँ पर क्या होता है, ये डिवाइड कौन करता है, देखा जाए एक तरह के अधिकार और परिस्थिति यहाँ पर इससे जुड़ी होती हैं और इसी से मूलतः आपकी यहाँ पे आपको चीजें प्रभावित भी यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि आप फैमिली में देखा जाए तो रेस्पेक्ट साथ, अगर कोई बड़ा है तो रेस्पेक्ट साथ बात करते हो, दोस्तों के साथ आप बहुत चिढ़ रहते हो, किसी से कैसे हाथ हंसी मजाक आप कर सकते हो, जॉब इत्यादि की जगह पे अगर आप वहां पे हैं तो बहुत क्या होगा, संयमित होंगे, वर्क से यहाँ पर आपको रिलेट रहता है तो आपको एक रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से रिस्पेक्ट को लेकर के और एक प्रोफेशनल आपका एक बिहेवियर आपको रहेगा। तो कहता है कि आपका जो बिहेवियर इंटरपर्सनल जो स्किल रहता है वो क्या होता है कि स्थिति और क्षेत्र और लोगों के मध्य यहाँ पर क्या होता है वो चेंज होता रहता है और इसीलिए यहाँ पर इसका ए राइट आंसर होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहां पे देखें, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन तदनुभूति परक श्रवण की विशेषता नहीं है, यानी कि इंग्लिश में देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्पैथिक यहां पे लिसनिंग। पहला, वक्ता की स्थिति में स्वयं को रखना। दूसरा, मूल्यांकन परक होना। सी, देह भाषा का प्रेक्षण करना। और डी, संप्रेषण की विषय वस्तु और भावनाओं दोनों पर ध्यान केंद्रित करना। अब देखिए कहने का जो मतलब है कि तदानुभूति परक श्रवण की विशेषता यहां पर नहीं है। तो देखिए यहां पे इसका कहने का जो मतलब है कि किसी से अगर आप वार्तालाप कर रहे हैं तो उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो कि यहां पर आपको एक एम्फैटिक लिसनिंग को यहां से रिलेट नहीं करता है, वो है आपका मूल्यांकन परक होना, कि हर बातों का मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं होती है, वहां पे क्विक रिस्पांस आपको चाहिए होता है। और क्विक रिस्पांस में अगर आप मूल्यांकन करने जाएंगे तो आप बहुत लेट हो जाते हैं। वहां पे क्विक रिस्पांस के अंतर्गत आप क्या कह सकते हैं, वक्ता की स्थिति में स्वयं को रख के देखते हैं, ठीक है, आप तुरंत यहाँ पे एक देह भाषा का प्रेक्षण करते हैं, लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज एक ऑब्जर्विंग आप करते हैं, सामने वाला कैसे बात कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से वहाँ पे उसका नेचर है, पॉजिटिव नेचर है, आई कांटेक्ट आपके कैसे हैं, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका फ्रंट है, साइड ऑन है, या आप पॉजिटिविटी यहाँ पर कितना है, झुका हुआ, शोल्डर डाउन नहीं, मतलब एक बॉडी ऑब्जर्विंग यहाँ पे देखते हैं कि सामने वाला आपसे कॉन्टेक्ट कैसे कर रहा है, कितना यहाँ पे इनलज है, कितना नहीं है। इसी तरीके से संप्रेषण की विषय वस्तु भावना दोनों पर केंद्रित होने की, यानी कि जो बातें वो कह रहा है उसके क्या वो साइन कहते हैं कि लैंग्वेज और उसकी यहाँ पे जो भाव भंगिमा है क्या वो दोनों एक दूसरे से इंटरलेट कर रही हैं। ऐसा नहीं कि वो बातें कुछ और कह रहा है, चेहरे पे एक्सप्रेशन कुछ और है, बातें कहीं और निकल रही हैं। तो ये जो चीज़ होती हैं वो एम्फैटिक, सामने वाले कहने का मतलब है कि यदि आप किसी पर अपनी जो बातों का एक प्रभाव डालना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप सामने वाले पर से कोई बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सामने वाले पे एक इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, तो वहां पर आपको कुछ चीजों पर ध्यान रखना है, यानी कि अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को यहां पर बेहतर करने के लिए यहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी स्वयं एक चीज को देखें, जो वक्ता है वो कैसे बोल रहे हैं, अपनी बातों को कैसे रखते हैं, बोलने का तरीका यहाँ पे क्या है। हो सकता है कई सारे ओरेटर होते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, अगर आपको भी एक अच्छा वक्ता बोलना है या अपनी बातों को बेहतर तरीके से रखना है तो आप चीजों को देखें, गौर करें कि कौन कैसे किस तरीके से बोलते हैं। दूसरा, आपकी बोलने की शैली के साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी काम करें, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। और तीसरी चीज जो हमेशा यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपकी जो बातें होंगी वो आपके भाव व्यवहार भंगिमाओं से भी वहां पे रिलेट होनी चाहिए, अलग अलग यहाँ पे शो ऑफ नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीन चीज यहाँ पे अच्छी हैं तो वो यहाँ पर एक बेहतर इम्पैक्ट डालती हैं। तो यहाँ पर विशेषता जो नहीं है, एक मूल्यांकन परक यहाँ पर होने से स्थिति यहाँ पर आपको बेहतर नहीं होती है। एग्जाम्पल बाकी यहाँ पर डिटेलिंग में दिया हुआ है कि तदनुभूति परक श्रवण की विशेषता मूल्यांकन परक होना नहीं है, जबकि इसकी विशेषता वक्ता की स्थिति में स्वयं को रखकर वैसा ही अनुभव करना, वक्ता के मनोभावों को समझने के लिए उसके शब्दों के साथ उसकी देह भाषा का प्रेक्षण करना, संप्रेषण की विषय वस्तु भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना जैसी चीजें यहाँ पर आपको शामिल होती हैं। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो सूचियां दी हुई हैं, दोनों सूचियों के यहाँ पे मिलान करना है। सूची में यहाँ पे देखें संप्रेषण की एक बाधाएं और बाधाओं के प्रकार दिए हैं, जैसे शब्द भंडार है, संरचनात्मक, दूरी, पर्यावरणीय, जल्दबाजी, परिस्थितिक, कोलाहल, भाषा। तो यहाँ पर इसका सही सुमेलन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे 4 1 3 2, यानी कि देखिए संप्रेषण की भाषाओं में क्या होता है, अगर भाषा अच्छी नहीं है तो आप कम्युनिकेशन अच्छा नहीं कर पाएंगे, या भाषा अलग अलग है तो भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से जो शब्द भंडार की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसमें देखा जाए संरचनात्मक एक स्थिति, दूरी की जो बात है वहाँ पे संरचनात्मक हो सकती है। इसी तरह जल्दबाजी के संदर्भ में यहाँ पर देखा जाए तो आपको एक पारिस्थितिकी, और कोलाहल जो होता है वो पर्यावरणीय यहाँ पर स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये अंतर्वैयक्तिक क्षमता को लेकर देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आज हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ऐसे ही हर सेशन में हम ऐसे ही कुछ टॉपिक को लेकर के, ऐसे ही एक पर्टिकुलर अंतर्व्यक्ति क्षमता, निर्णय क्षमता, संप्रेषण कौशल को लेकर के, प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर, समस्या समाधान को लेकर के हम हर सेशन में ऐसे ही 10-15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, जितने क्वेश्चन आप यहाँ पर देखोगे, उतनी आपकी यहाँ पर समझ बेहतर होती जाएगी, ठीक है। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही टॉपिक को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।